बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने आज मरी का दौरा किया और मरी को ज़िला बनाने का ऐलान किया, जबकि उनके सामने इब्तिदाई रिपोर्ट भी मरी सानहे पर पेश की गई। दूसरी जानिब 12 तारीख को मुतवक्के IMF जायज़ा कमेटी का इजलास हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी कर दिया गया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, सानहा मरी के बाद आज दिन भर हमने मुख्तलिफ इमदादी कार्रवाइयाँ देखी, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। क्या सेटिस्फैक्ट्री था जो दिन भर हमने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम किए गए उस पर? और कल कौमी असम्बली का दोबारा इजलास तलब हुआ है, उसके बाद IMF से भी बात करने के लिए जो जायज़ा कमेटी का इजलास है उसको भी मुलतवी करने का हुकूमत ने दरख्वास्त की हुकूमत की जानिब से। दोनों पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो अल्लाह ताला रहम फरमाए सब पे, और ये जो बदकिस्मत वाक़या एक पेश आया है मरी, और बहुत से मरी तो ज़ाहिर है कि सेंटर पॉइंट है, लेकिन एक बड़े इलाके में ये सानिया पेश आया। तो मुझे नहीं पता कि आज क्या इस पे हुकूमत की तरफ से कौन सी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो जिनके ऊपर बात की जाए या जिसके ऊपर बहस की जाए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, और वो ये है कि जो ये अपने पीछे सवालात और बहुत सारे ज़ख्म छोड़ गया ये वाक़या। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो रह जाते हैं, बाज़ वाक़यात, और वो लोग भूलते नहीं हैं, किसी भी सूरत नहीं भूलते, और वो कनेक्ट करते हैं अपने आप को कि यार वो उस वक्त ये वाक़या हुआ था। ठीक है, इस वाक़े को लोग ये लोगों के जहन में रहेगा तवील अरसे तक। और इसमें जो मैंने कल भी बात की थी और मैं आज बात दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ। आज वज़ीर आला मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब तशरीफ़ ले गए, हेलीकॉप्टर पे गए और उन्होंने जाके दौरा वगैरह आज किया दिन में। और उस वक्त तक ज़ाहिर है कि जब ये दौरा हो रहा था तो साथ ही हमारे पास उससे पहले वो मनाज़िर अफसोसनाक आ गए थे कि जो जहाँ बाग लोग हैं, शोहदा हैं, जहाँ बाग हैं, जानों से गए, वहाँ पे बच्चे, मासूम, फैमिलीज़, ख़वातीन, नौजवान, तो उनकी नमाज जनाजा अदा करने के, और फिर ये कि कुछ की मैयतें मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जहाँ से वो आए थे, तो उनकी नमाज जनाजा में लोग, मुझे सरकार के लोग कोई नज़र नहीं आए, ना वहाँ पे इंतज़ामिया के कोई लोग नज़र आए। एक मैं आपको बताऊँ, ये एक बड़ी रवायात होती, इसका कोई सियासत वयासत से ताल्लुक, एक रवायत होती थी मुल्क में, पाकिस्तान में। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ साथ बड़ा हुआ, नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान के साथ साथ बड़े हुए, ये सजरदारी साहब, सारे MNAs, MPAs, ये ब्यूरोक्रेट्स, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, सारे पाकिस्तान बड़े बड़े उहदों पे बैठे हुए बिजनेसमैन, सारे पाकिस्तान के साथ साथ। एक रवायत होती थी बड़ी बड़ी, उसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं था। वही होता था कि जब कोई वाकया, कोई हादसा पेश आता था, तो एक SOP था, आप समझ लें कि एक SOP होता है ना, कि लाजमन एक काम होता था, और वो ये होता था कि जख्मियों की अस्पताल में इयादत वुज़रा कर रहे हैं, अपोजिशन के लोग कर रहे हैं, गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर, और उसके बाद वो जो जहाँ पे जिन घरों में मैयतें हैं वहाँ पर ताज़ियत के लिए, या ये है कि कोई ना कोई उस इलाके का MNA और MPA, या उस इलाके का वज़ीर, या उस इलाके के जो भी, वो उनके जनाजों में शरीक होते थे। इसका सियासत, ये उस वक्त की बात है कि जब ये बहुत ज़्यादा मीडिया नहीं था जी। तो उस वक्त ये भी नहीं होता था कि तस्वीरें उतरेंगी और छपेंगी, या शायद होते हो, लेकिन ये रवायत थी। अच्छा, अब ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये
बड़ा एहसान कर दिया। ये जैक डॉर्से ना होता और ट्विटर ना बनाता वो, तो ये मुल्क कैसे चलता? तो कितना बड़ा एहसान किया है जैक डॉर्से ट्विटर बना गया। और ये कितना बड़ा एहसान है ये स्टीव चैन और ये जावेद करीम, जो जर्मन आज़ाद बांग्लादेशी नौजवान, और चैड हरले, इनका कितना बड़ा एहसान कि इन्होंने यूट्यूब बना दिया। मतलब ये अगर ना बनाते तो हुकूमत और ये इंतज़ामिया, ये पाकिस्तान कैसे चलता? अच्छा, क्योंकि चल सारा उधर ही रहा है ना, ट्विटर पे और सोशल उस पे, यूट्यूब पे, हाँ चल उस पे चल रहा है। तो ये शुक्र है कि ये बना गए, तो ये थोड़ा बहुत चल रहा है, हमें पता चल जाता है कौन सा शख्स क्या सोच रहा है। फर्ज करिए ये ना होता, बात है ना, ये ना होते, दोनों चीजें ना होती, ये बैन हो जाए, बंद हो जाए एप्लीकेशन, तो ये किस तरह चले? ये हुकूमत, ये इंतजामिया, अब तो सारे के सारे सब जो है वो सोशल मीडिया है। ठीक है, अच्छा, इसको ये भी हम कह सकते हैं एक तरह से, अगर इसकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें तो ये भी कह सकते हैं कि हम फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं बहुत, तो फिर हमें मतलब आगे जाके मार्स वगैरह पे या कहीं पे वो वेब स्पेस में एक दुनिया बना लेनी चाहिए आगे फ्यूचर में, कि ऐसे टेक्नोलॉजी में जमीन पे कुछ नहीं है, मतलब वहां पर इलेक्शन भी वहीं हो रहा है। आप बताएं कौन सबसे अच्छा है? 10,000 ट्विटर अकाउंट्स ने ओके ओके कर दिया, हा 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 हा। ये संजीदा लोग हैं, यानी संजीदा उहदों पे, संजीदा नहीं माजर के साथ, जो बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं, जो संजीदा लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो छाबड़ी वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, संजय वो अपना काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इंसानियत, वो मजहब भी नहीं देख रहे, वो जात पात भी नहीं देख रहे, उनको तस्वीरों काम कर रहे हैं। और एक दुनिया अलग है जो कि ट्विटर, यार मेरा कितना चला, कितनी दफा गालियां, वो यार देखो कितना, देखें सर ये देखें ना, मैंने गाली दी तो उस गाली को 10,000 लोगों ने सर गाली पसंद की है। अच्छा करो, गौर करो, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे चल रहा है सर। अच्छा, हकीकतन ऐसे चल रहा है, ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं हकीकतन बता रहा हूं, हकीकतन ऐसे चल रहा है इस वक्त। ठीक है, मतलब सबने एक एक ट्वीट करके अपनी जान छुड़ा ली, खत्म हो गई बात। एक एक वो डाल के उस पर वो खत्म। एक तो बात ही हुई, दूसरी बात ये सवालात जो खड़े हो गए हैं बीच में दरमियान में, ये तो छोड़ देना, ये तो एक अलग दुनिया है, इनका तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझाने का फायदा है। सवाल ये है, पहला सवाल जो है वो ये है कि वो जो नौजवान है, जो पुलिस का एएसआई, उसकी जो कॉल है वो ये कह रहा है कि मैं पिछले 18, अब तो 18 घंटे हो गए, 24 घंटे हो, इस यानी मैयतें हमें मिल रही हैं, और मैयतें मिलने से कितने घंटे पहले उनका इंतकाल हुआ है, और यकीनन जब इंतकाल हुआ है तो एक साथ तो नहीं हो गया ना सबका, उससे पहले वो बच्चे, उससे पहले वो फैमिली, एक एक करके, उस वक्त पता नहीं टेलीफोन बंद हो चुका है, क्या हो चुका है। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो एएसआई है। अच्छा, ऐसी कितनी कॉल नहीं, वो अपने भाई को फोन कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब है जो सिस्टम पूरा, जो आपका पुलिस सिस्टम है, जो इंतजामिया का सिस्टम है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें वो कॉल आ चुकी है कि जिसमें वो, यानी पुलिस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एनडीएमए यहां पे मौजूद होगा, वहां कॉल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। 18, वो कह रहा है भाई मुझे 18, अच्छा एक नहीं, ये तो एक कॉल है ना जो कि सामने आई है। ऐसी कितनी 100 या कितनी 1000 कॉलें और होंगी जो लोग कर रहे होंगे। देखिए ना, इसका मतलब ये कोई ऐसे नहीं हुआ। हमारे एक बड़े काबिल तरह वजीर हैं, उन्होंने कहा कि ये लुट गए मर गए, जिनके घर में मैयतें जाती हैं ना, उन्होंने कहा लुट गए मर गए वाला कुछ नहीं हुआ, जिनके घरों में मैयतें उठती हैं ना, वो लुटते हैं और मरते हैं। तकलीफ उनको होती है,
उनके उनके घर में लोग सरकूबी करते हैं, एहसास उनको होता है, वो कहते हैं कि हम लुट गए और हम मर गए, हमारे बच्चे चले गए हाथ से। जो जनाजे उठा रहे हैं वो लुट गए, वो मर गए, ऐसे है। लेकिन जब आप ऊंचे ऊंचे ईवानों में बैठे होते हैं ना, तख्त पे, उस वक्त आपको नहीं पता चलता कि कौन लुट रहा है और कौन मर रहा है। और फिर आप वही कहते हैं कि रोटी नहीं मिलेगी तो केक खाओ ना, फ्रांस की मलका की तरह। तो बात यह है जो मैं कल कह रहा था, और मैं दोबारा के उसके बाद, अच्छा एक तो ये बात अब सवाल उठा कि वो अगर कॉल्स पहले आ रही थी और वो पुलिस का नौजवान है, इसका मतलब उसने कहां कहां फोन किया होगा। उसने कम से कम अपने एसएचओ को, कम से कम अपने एसपी को, कब कहां कहां फोन किया होगा उसने जब उसके बच्चे मरे होंगे। ठीक है, और ये कॉल्स वो कह रहे हैं मैं 18 घंटे से फोन कर रहा हूं। भाई अब तो कुछ कर लो, 18 घंटे हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद एक वक्फा आया होगा, फिर इंतकाल हुआ होगा सबका, और उसके बाद तो आप जरा सोचेंगे टाइम ये कहां तक जा रहा है। और ऐसी और कितनी कॉल्स होंगी जो कि कंट्रोल सिस्टम में होती है, पूरा कंट्रोल सिस्टम है, ये मरी है, ये मरी साथ। ये आप ईवान सदर पे खड़े हो जाएं या यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छत से खड़े हो जाएं या पार्लियामेंट सेशन से या बनी गाला से, तो बिल्कुल सामने नजर आते हैं पहाड़। ये कोई दूर उस्ताद किसी इलाके में नहीं हुआ वाकया। तो पहली बात तो ये कि टेलीफोन कॉल्स अगर आ रही थी। अच्छा, फिर रवैये देखें, रवैये मैंने आपसे कहा ना कि अमूमन ऐसे अमूमन होता था कि खुशी पे, अब ये कुछ हो गया है कि जनाजे के पास, अब इसकी क्या वजह है, जनाजा नहीं पढ़ना, बीमार की आदत नहीं करनी, ये भी नया सिलसिला चल पड़ा है। अब क्या है अल्लाह जानता है बेहतर। लेकिन एक आम सी बात होती थी और इसमें कोई कहता नहीं था, एसओपी होता था। हादसा हो गया, हमने खुद देखा हुआ, एक्सीडेंट हो गया बस का, जनाब वजीर पहुंचे हुए हैं, जनाब अस्पताल में जख्मी हो गया, आदत, उनको फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, फोटो ऑफिस से ही। आधा दुख आधा गम वहीं खत्म हो जाता है लोगों का। जब ये होता है ना कि यार मुझे एक कंधा तो दे दो रोने के लिए, तो आप सिर्फ एक कंधा ही देना होता है ना आपने, कि कंधा अपना ऑफर करते हैं, गले लगाते हैं, मसला खत्म हो जाता है। यहां वो कंधा भी नहीं है कि जिसपे लोग कंधे अपना सर रख के, कोई मां, कोई बहन, कोई, ये जो एटीट्यूड है ना। कल यहां फंक्शन हो रहा था दिन में, और ठीक है बहुत बड़ी तादाद में नौजवान आए होते। परसों रात को जब ये शुरू हुआ ना, ये सारा सिलसिला, तो बारिश वारिश और सुबह सारा, अब जाहिर नौजवान बच्चे आए हुए हैं और एक फंक्शन था और एक उसमें मुनासिब था उसको, हमारे दोस्त फखर आलम कर रहे थे, और अच्छा स्पिरिट वो जरूरी था, वो उसको ठीक था। दिन के तमाम दिन वज़रा का वहां बैठना जरूरी नहीं था। ये दिन का फंक्शन है, ये रात का नहीं है, ये दिन का फंक्शन है। वज़रा का बैठना जरूरी नहीं था। फैसल जावेद साहब को उठना चाहिए था, उठ जाना चाहिए था वहां से। जुल्फी बुखारी साहब को उठ जाना चाहिए था। शहजाद वसीम साहब पे मुझे हैरत है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट, बहुत बहुत मतलब उनको उठ जाना चाहिए था वहां से। क्योंकि जो बाहर से मेहमान आए हुए थे, मतलब वो ज्यादा शायद खुश होते कि यार ये यहां पे गुजरा, ये दिन में उठ जाना चाहिए था इनको। ये शाम तक चलता रहा। फिर मैंने कल भी जिक्र किया, इसको मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, लेकिन मैंने कहा भी मैं देखता हूं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बच्चे आए हुए थे, वो फंक्शन चल सकता था बिल्कुल उसी तरह से। उसको फखरे आलम साहब हमारे जो दोस्त हैं, उनमें इतनी एनर्जी है कि वो उसको प्रोग्राम को एनर्जाइज रखते। वो एक स्पॉन्सर प्रोग्राम ठीक था, वज़रा को उठ जाना चाहिए था कि सानिया पेश आ गई है तो हम जरा जा रहे हैं यहां से, ठीक है। लेकिन ये कि नहीं, मैं कोई किसी की मुजम्मत नहीं कर रहा, मैं एक राय दे रहा हूं कि उठ जाना चाहिए था। जब वो तादाद आ रही थी ना, 18 हो गए हैं, 17 हो गए हैं, 22 हो गए, तो जहन जिम्मेदार उहदों पे उठ जाए वहां से। चला लेगा फखरे आलम, उसको जबर एनर्जेटिक बंदा है, वो चला लेगा, लोग क्राउड व्राउड वो सारा चलेगा। आप उठ जाए वहां से, आप जिम्मेदार उहदों पे हैं, वो भी जिम्मेदार वो लेकर। लेकिन चूंकि बच्चे, वो फंक्शन भी होना है तो उसको होने दें,
वुजरा उठ जाते वहां से, नहीं उठे। अच्छा देखें, अब इसको ये किसकी जिम्मे, ये पता एटीट्यूड अब कैसा हो गया, एटीट्यूड ऐसा हो गया कि छत के ऊपर एक पानी हो और बच्चा जाए छत के ऊपर और बच्चे का पैर फिसल जाए, बच्चा गिर जाए छत के ऊपर से और उसकी डेथ हो जाए छोटे बच्चे की, तो उससे जो मतलब आम जो पुराना घटिया किस्म का दौर होता था उसमें तो ये होता था कि जाके उसकी माँ अगर हो रही है तो माँ से जो बच्चा माँ से ताज़ियत की जाए, उसके बाप से ताज़ियत की जाए, दुआ की जाए वापस। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि ये कहा जाएगा कि आपको शर्म नहीं आती, आपको नहीं पता था कि छत के ऊपर पानी पड़ा है, आपने बच्चे को जो है छत पे भेज दिया और बच्चा गिर गया। इस कौम का क्या बनेगा जहां पे माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को छत पे जाने से नहीं रोकती और सड़क पे जो है उनके बच्चे जो है बरामदे में खेल रहे होते हैं और वहां पानी पड़ा होता है, और फिर उसके बाद किस कदर जाहिल कौम है ये नहीं। भाई मसला ये है कि सड़क पे फिसलन होगी, अभी तहकीकाती रिपोर्ट देखिए, सड़क पे फिसलन है, लोग फिसलन से मर गए, लोग गैस से मर गए। उन्होंने क्यों गैस से मर गए, इसलिए कि उन्होंने हीटर जला लिए थे, तो सर्दी में उनको हीटर नहीं जलाने चाहिए थे। यानी अमेरिका के अंदर वहां पे मौसम कुछ और होता है, वहां पर रहने वालों को पता है, कनाडा में लोग रहते हैं उनको पता है। अगर मुझे बताएं कि पाकिस्तान में बर्फबारी बहुत कम होती है, यहां पर आप छोटी गाड़ियां हैं लोगों की, आप लोगों को बता रहे हैं कि जी वो वहां पर ऐसे अमेरिका में ये कौम ही जाहिल है। मैंने कहा एक जाहिल कौम है और उसको इतने आलिम फाजिल लोग चूंकि रास ही नहीं आ रहे ना, वो देखें वहां तो ऐसे होता है, ये होता है, ये यूं यूं कीड़े मकोड़े को पता ही कुछ नहीं है। मतलब क्या पता है यार, ये फजूल आदमी सड़क पर जा रहे हैं, तो क्या पता कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, उसको पता होना चाहिए था ना कार्बन मोनोऑक्साइड का, कि गैस होती है, उस गैस के अंदर कार्बन होता है, उसमें ऑक्सीजन, उसको पता होना चाहिए था। हमारी गलती थोड़ी, उसको नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो मैंने कल भी बात की थी ना कि आप इसको यानी इसको अच्छा वो खैर वो भी ब्लॉक हो रहे हैं, उसको भी छोड़ दें आप सोशल मीडिया को। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये ना हो, फर्ज करें बयानात, ताजियत, हुकूमत भी नहीं, मैंने चंद रोज पहले बात की थी कि हमारी रवायात का चली गई हैं, ताजियत जो है वो जनाजों में जाना, खुशी गमी सारा खत्म हो गया, वो सबसे ताजियत कर ली कि बड़ा दुख होता हो गया वजीरों ने। लेकिन जहां पर होता है आप मतलब मैं नहीं, जिनके घर में बच्चे चले जाते हैं वो लुट गए, वो लुट जाते हैं जनाबे वुजरा, वो लुट जाते हैं, वो मर जाते हैं। और मैं वुजरा से मुराद अपोजिशन को सबको कह रहा हूं इस वक्त, वो वाकई लुट मर जाते हैं, वो उनके घर में मातम होता है। शायद आपको इल्म नहीं है लेकिन वो बर्बाद हो जाते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे और कमाने वाले जिनके घरों के चले जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये कौम जो है इतनी घटिया कौम है कि ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको इतने जबरदस्त लोग मिलें कि जो बताएं कि देखिए फिनलैंड में कैसे, उनके कितने जबरदस्त लोग हैं फिनलैंड में, उनको पता है कि आइसलैंड में उनको पता है कि कैसे जब बर्फान, हाँ वो आइसलैंड का बताए ना, आइसलैंड में बर्फानी तूफान होता है तो कैसे वहां पे चला जाता है, कौन से कपड़े पहन के जूते पहन के निकल, उनको अच्छा कोई भूख प्यास से मर जाए, ये पागल लोग हैं, इनको नहीं पता वो अफ्रीका में सहारा में कैसे लोग सरवाइव करते हैं, डेजर्ट में क्या लोग हैं ये। ऐसी लॉजिक होगी आपके पास कि आप सर पर बैठेंगे हाँ भाई थैंक यू वेरी मच जैक डॉट से, आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया यूट्यूब, ये दोनों एप्लीकेशन जब तक चल रही हैं आप दोनों का शुक्रिया। सादिक सिंह साहब बड़ा सानिया पेश है, उनके छोटे भाई का कल इंतकाल हुआ एक्सीडेंट में, और इंतहाई नफीस शख्सियत वो भी, और उनके भाई जो हैं उनका भी, तो हमारी तरफ से ताज़ियत, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और इस कौम को अच्छा ये जो अब मुझे ये बताएं, ये मरी के होटल, यानी आप उन होटल्स को
कहने का तो कोई फायदा नहीं। मैंने कहा एक था वो चिकने घड़े पे बूंद गिरी और फिसल गई। तमाम होटल्स को अब छोड़ दें, वो इतने मांग रहे थे होटल माफिया, वो छोड़ दें। आप कहते हैं कि अगले 24 घंटों तक, ये जब तक तमाम फंसे हुए लोग वहां नहीं निकलते, तमाम सरकारी इमारतें, वहां पे रेस्ट हाउस आपको पता है कितने हैं? अब आप जरा रेस्ट हाउसेज, सरकारी रेस्ट हाउसेज देखें, वहां जाके हर अदारे का एक रेस्ट हाउस बना हुआ है वहां पे, जहां उस अदारे का सरवरा और उसके अहले खाना जाके आराम फरमाते हैं। आप कहते हैं सारे सरकारी रेस्ट हाउस, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत और तमाम होटल्स, हम सबके दरवाजे खोल रहे हैं और जो भी खर्चा होगा वो हुकूमत देगी। 24 घंटे फंसे हुए हैं ना लोग, फिर निकाल रहे हैं ना बच्चों को। आप होटल्स का क्या था, वो क्या था, एहसास प्रोग्राम और फलाना और दिमागना, ये अल्लाह पे बरकत उठाता है चीजों से। देखें, एक तो ये छोड़ देना, ये अदालतें क्या कर रही हैं, मैं हमेशा कहता हूं मकाफात अमल, एक कानून कुदरत भी होता है, वो फिर समझाता है कि ये लुट गए मर गए ये क्या चीज है, अल्लाह अपना करम करे सब पे। ये मजाक का वक्त नहीं होता, ना ही तमस्खर का वक्त होता है। और मतलब है इसमें ये जो बात है ना, मुझे मतलब वो 24 घंटे से अगर कॉलें कर रहा है और कॉल उसकी 18 घंटे यानी उसके इंतकाल के बाद, तो पुलिस सिस्टम में तो जा चुकी थी कॉल, तो पुलिस के बाद फिर क्या हुआ, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी, फिर एमएनए एमपीएस कहां थे, फिर एनडीए में कहां था, फिर वजुरा कहां थे, फिर एमएनए कहां थे, उसे लाके एमपी। मतलब कई घंटे, ऐसा नहीं है कि वो अचानक वाकया पेश आ जाए तो हम कहेंगे, जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट होता है मतलब फाटक उड़ा उसके शोर होता है। ये तो एक डेवलपिंग स्टोरी थी जो कई घंटों तक जारी रही। उन घंटों के दौरान क्या हुआ, वो अगर टेप्स ना आती या वो वीडियोस ना आती तो क्या होता, और ये मरी है। तो अल्लाह ताला अपना करम फरमाए इस कौम पे, और ये किसी को अल्लाह ताला किसी को ये ना कोई भी ना कहे कि हम लुट गए, हम मर गए, हम बर्बाद हो गए। उस वक्त से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, सबको महफूज रखे। लेकिन लुट जाते हैं लोग, बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग, हमने भी मर जाना है। एक सच है, सिर्फ एक सच, और वो यही सच है कि हम सब ने मर जाना है। इसके अलावा बाकी सब झूठ है। तो इसलिए ये लुट गए मर गए मजाक ना उड़ाएं। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये आईएमएफ का स्यापा। अब मुझे नहीं पता कि ये 12 तारीख को हमने गुजारिश की थी उनसे कि आप इजलास रखें अपना, और हम उससे पहले पहले ही कानून साजी कर लेंगे जी। अब वो कानून साजी नहीं हो पाई और शौकत तरीन साहब हमारी इंतहाई काबिल एहतराम, परसों वो उन्होंने बड़ी अच्छा बयान दिया, वो भी मतलब माशाल्लाह सेनेटर हैं हमारे काबिल एहतराम। उन्होंने कहा मेरे पास बटन्स हैं, मैं जब तक स्विच बटन दबाऊंगा, तो मैं, अब यकीन करें कि मुझे नहीं समझ में आया कि बटन्स वो क्या, वो न्यूक्लियर आ गया, फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक क्या है, फिर करें 3 साल हो चुके हैं डॉक्टर साहब। नहीं, ये होटल्स, यानी अब एक होटल माफिया है, वो होटल माफिया का यानी छोड़ दें, रहने दें। मैं एक दिन वहां पे गया समोसे लेने के लिए, तो वहां पे एक समोसा मरी के अंदर वो, उसकी पता नहीं क्या कीमत है, इतना सा खोखा छोटा सा समोसे बना रहा था बैठा हुआ, तो 3 गुना कीमत की हुई, तो छोटा सा नन्ना सा कोने पे। मैंने कहा ये मैंने कहा उसको, ये तो उसको एक साइड से आ गया आदमी, तो कहता है जी डॉक्टर साहब आपके लिए। मैंने कहा यार आप मुझे कम दे रहे हैं, मैं छोड़ दें मुझे, ये आप समोसे का रेट क्या रखा हुआ है? कहता है डॉक्टर साहब जाने दें आप। मैंने कहा यार आप क्या कर, तो मैं थोड़ा सा जरा मैंने सख्ती से बात की, तो वो आगे से कहता है डॉक्टर साहब आपको पता है ये जो छोटा सा ठेला है, फिर मुझे शख्सियत का नाम बताया, आपको पता कहता है उनका है, सियासी शख्सियत जी छोड़ देना जो भी, वो कहता है ये उनका ठेला, ये वो सामने उनकी धोबी की दुकान, और ये आपको पता है किस क्या? तो मैंने कहा अच्छा। कहता है ये जो समोसे आप कह रहे हैं ना, आपको ये इसकी 5 स्टार होटल से ज्यादा कमाई है, ये सर्दियों में गर्मियों में सुबह। तो मैंने कहा समोसे, कहता है नहीं अभी सुबह में इस पे पूरियां बनाएंगे, अभी दिन में समोसे बनाएंगे, अभी शाम पे नहीं, ये तो 24 घंटे चलता है, इतना सा खोखा। तो मैंने ऐसे मजाकन कहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ मैं अभी खोखा लगा लूँ समोसे। कहता है डॉक्टर साहब आप 2 मिनट में
इंतजामिया ले जाएगी उठा के यहाँ से, वो इलीगली खड़ा हुआ था बाहर। अच्छा, बहरहाल तो ये है जो माफिया है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आपको मिलते हैं हमेशा। जब ज़लज़ला आया ना 2005 का, उसके बाद कितनी दुनिया देखी है और इवेंट्स कवर किए सारे। 2005 में भी ये था कि लोग आ रहे थे खाना लेके, पानी लेके, चादरें, अपने घरों में ठहरा घरों रहे थे लोगों में। को। जब ये ज़लज़ला आया था, जी। उसके बाद सैलाब, लोग आ रहे थे, सब मदद कर रहे थे खामोशी से। और ऐसे भी लोग थे, और ये लोग सिर्फ वहां पे नहीं थे, ये लोग हॉस्पिटल्स के बाहर भी ऐसे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी आपको मिलते हैं और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट लोग भी मिलते हैं। ऐसे लोग भी मिले कि वो एक हाथ एक खातून का निकला हुआ, मैयत का दबा हुआ, और अंगूठी पहनी हुई तो उंगली काट के लगे लोग, ऐसे लोग भी थे। ये हॉस्पिटल्स में आप पूछें जाके डॉक्टर से और पैरामेडिक से, हर दूसरे दिन कोई आदमी पकड़ा जाता है, जख्मियों को ला रहा होता है बना के, और चूड़ियां उतार लेता है, ये घड़ी उतार लेता है जख्मी की या मैयत की, वो पकड़ के लोग पुलिस के हवाले करते हैं या जूते मारते हैं उसको। तो आपको बेस्ट, और ऐसे भी लोग होते हैं जो साथ ही जाके खामोशी से दवाइयां देकर आ जाते हैं, मदद करके आ जाते हैं। तो आपको बेहतरीन लोग भी मिलते हैं और बदतरीन लोग भी मिलते हैं। लेकिन मसला यह है कि जब ये भाव ताव की खबरें आ रही थी ना, हुकूमत फौरी तौर पे कहती तमाम होटल्स, जब तक वहां से लोग गाड़ियों में अपनी खड़े, जब तक रोड सड़कें नहीं खुलती, आप जो है वो होटल्स में चले जाएं। एक दिन का खर्चा सारे होटल्स का, बच्चों का, उनके खाने का, छोटे बच्चे हैं तो उनके बच्चे क्या खा लेंगे, ये बच्चे जितने हैं इनको आप एकोमोडेट करें अंदर, और इनका खर्चा हुकूमत देगी। अब देखें कैसी बरकत आती है उसके बाद। लेकिन ये कि बस वो एक वक्त होता है, वो निकल जाता है, और उसके बाद वो अपने जुमले भी छोड़ जाता है और अपने जख्म भी लगा चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो कुदरत है, कुदरत अपने बंदों पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करती। ये मैं आपको बताऊं, कुदरत, अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, दो तीन मामला ऐसे हैं जो अगले चंद घंटों में, अब वो मुझे नहीं पता आईएमएफ का क्या होगा, उस पर शौकत तरीन साहब अब उनसे कमिट किया था, वो इजलास नहीं हो रहा, वो इजलास 28 को हम कह रहे हैं, 28 से पहले क्या होना है, 28 वो कौमी असम्बली का इजलास होगा, उसमें सियासत होगी, क्या बयानात होंगे मैं नहीं जानता, वो तो कल बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक मजमूई तौर पर एक, अब इस पर पता नहीं अफसोस का इजहार भी किया जाए या क्या किया जाए, ठीक है, मतलब है कि लोगों, अच्छा है कि लोग जो है ना ऐसे हालात में अपने इर्द गिर्द देखा करें तो अच्छा लगता है। अगर लोग अपने इर्द गिर्द मुसीबतों के दौरान देखना बंद कर दें और आसमान की तरफ देखने लगें, उन माशरों में, उन बस्तियों में गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने कहा ना कि वो वक्त नहीं आना चाहिए जहां पे लोग आसपास देखना छोड़ दें और आसमान की तरफ देखें। अच्छा, तो यानी आसमान की तरफ देख के दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ आसमान की तरफ देखें और उनको उम्मीद ही ना रहे कि दाएं बाएं से कोई आएगा, ये मकसद था मेरी गुफ्तगू। अच्छा, इसमें जो है वो तीन चार वाकयात ऐसी हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये कमिंग जो आने वाले चंद रोज हैं उसके अंदर उसमें तय होने जा रहे हैं। और उसमें एक सबसे जो अहम वाकया है वो तो ये है कि देखें, काज़ाकिस्तान में आज उन्होंने कहा, बताया कि 164 लोग, दो बच्चों समेत जो है वो मारे गए, और 5,800 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। जख्मी है। कोई 3,000 फौज रशिया की है, 3-3,500, और बाकी CSTO ममालिक की, और कंट्रोल है। आज हालात जो है वो सारा दिन काबू में रहे, ये उनका मीडिया बता रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ रशियन मीडिया ने ये कोट किया कि आज भी अलमाती में गोलियां चल रही थी। अलमाती उनका बड़ा शहर, पुराना शहर, पुराना दारुल हुकूमत, नूर सुल्तान तो नया नूर सुल्तान नजरबायोफ के नाम पे बना। लेकिन ये कि फौज कब तक रहेगी, कितना स्टे करेगी, क्या पुतिन ने टेक ओवर कर लिया काज़ाकिस्तान को, क्या तोबायोफ जो है उनके हक में चला गया सारा का सारा मामला, क्या नूर सुल्तान नजरबायोफ को जो है वो साइन ऑफ कर दिया,
या उन पे, क्योंकि इल्ज़ाम गद्दारी का लगाया है सदर ने, क्या दोनों रहेंगे पुराने सदर और मौजूदा सदर, क्योंकि जिन साबिक उनके करीम मसीवोव को गिरफ्तार किया है वो तो वज़ीर आज़म रहे हैं नज़रबायोफ के। तो क्या नज़रबायोफ अपने पूरे क्लैन को या क्योंकि नारे भी उनके खिलाफ ही लग रहे थे, ठीक है ना। तो अब मसला ये है कि क्या वो रहेंगे, क्या इनमें से इनकी सुलह हो जाएगी। इंटर एलीट लड़ाई कहा जा रहा है उसको, यानी आम लोग नीचे, एक तीसरा तबका भी मुजाहरा कर रहा था ना, वो तो उनकी तनख्वाहें और वो बिल्कुल किनारे, मशरिकी किनारे जो है, सॉरी मगरबी किनारा जो रशिया के साथ लगता है वहाँ पे गाँव में, तो वहाँ से मुजाहरे शुरू हुए थे, लेकिन वो फिर कोई और इख्तियार कर गए, फिर उसमें ये सारा मामला आ गया। तो प्रेसिडेंट पुतिन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे हारमोनी लाएं, और चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना जो है वो चाइना का BRI कि मैं ये काजाकिस्तान और ये सेंट्रल एशिया, कल भी मैंने बात की थी कि वो ये लाजिम है कि वहाँ पे, और वो आ जाएगी, ये स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर, और वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी कि वहाँ पर ये नहीं होगा कि गोलियां चलाई जाएं और ये चले, अब सब सुकून से आराम से बैठ के मुज़ाकरात होंगे, और ये देखा जाएगा कि क्योंकि लोग निकले थे कि सिस्टम के खिलाफ, कि नूर सुल्तान नज़रबायोफ का ही निज़ाम अभी तक चल रहा है और वही चंद लोग एलिट बैठे हुए हैं, तो उसको प्रेसिडेंट पुतिन बिल्कुल ये चाहेंगे कि वहाँ पुरसकून अंदाज में काजाकिस्तान, क्योंकि काजाकिस्तान का इशू एक और है कि काजाकिस्तान जो है वो वहाँ पर अमेरिकन है। अमेरिका जो नूर सुल्तान नज़रबायोफ हैं, उन्होंने बड़ी कमाल एक उनकी सफारती पॉलिसी रही कि वो अमेरिका के भी करीब आ गए, वो रशिया के भी और चाइना के भी। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में चूंकि रशिया की, इसीलिए सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा था कि काजाकिस्तान से कि आप कैसे पहुंचे वहां, ठीक है, C5+1 जो था, तो उसमें सेंट्रल एशिया के साथ अमेरिका ले, तो काजाकिस्तान और वहां पे अमेरिकन कंपनीज जो ऑयल का बिजनेस है और इन्वेस्टमेंट से मौजूद है। तो उन्होंने कहा आपने CSTO को कैसे बुलाया। तो एक तरह से तोबायोव जो है वो स्ट्रांग भी बने कि पुतिन का, अभी तक मैंने कहा ना कि वो हवा में है कि क्या मुकम्मल तौर पे पुतिन उनको सपोर्ट करते हैं, या पुतिन जो है वो, या क्योंकि वो जाहिर है कि वो उस इन्फ्लुएंस से तो निकल गए अब अमेरिका के, तो पुतिन उनको रखते हैं या नूर सुल्तान के साथ बिठाते हैं उनको, या फ्रेश इलेक्शंस कॉल करते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। इशू दूसरा ये खड़ा हो रहा है कि एक कल या परसों तो बात ही दो फ्रंट्स में कि सकिन तो नहीं हो जाएंगे इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल सकिन होंगे। कल प्रेसिडेंट पुतिन CSTO के लोगों से, जो सरबराहान है आर्मीनिया के, जॉर्जिया, काजाकिस्तान, यहाँ बेलारूस, तो इन मुल्कों के सरबराहान से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक इजलास की सदारत कर रहे हैं जिसमें ये सारे लोग होंगे। और उसके साथ ही आज एक बहुत अहम दिन ये है कि आज से लेके ये जो हफ्ता है, जी सर, पहली पहली बात तो ये है कि 14वां इजलास होने जा रहा है चाइना और इंडिया का। इससे पहले 13 नाकाम हो चुके हैं, 14वां जो है वो 12 तारीख को है। और उसकी टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बड़े क्राइसिस के दरमियान, अच्छा यहां पर अब इंडिया क्या थर्ड पार्टी मीडिएशन चाह रहा है। देखें, एक बड़ी इंडिया के लिए भी कि अगर रशिया को कहा है कि आप आके इश्यूज को हल करें, हमारा सरहदी तनाज़ा, तो क्या ये थर्ड पार्टी मीडिएशन, क्या इंडिया थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ जा रहा है कि कह रहे हैं बहुत दिनों से ना बात हो रही है ना कि प्रेसिडेंट पुतिन सबने कहा कि आप हमारी, तो क्या प्रेसिडेंट पुतिन, तो इसका मतलब यह है कि जो बाकी सरहदी तनाज़ात हैं, क्या वहां पर भी थर्ड पार्टी मीडिएशन हो सकती है। क्या ये थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ क्योंकि बाकी तो करारदादें हैं और बाकी मुल्क भी तो हैं जिनके साथ मुख्तलिफ हवाले से मामलात इंडिया, तो थर्ड पार्टी मीडिएशन को क्या सरकारी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया। आज उनकी तरफ से बयान आया कि हमने नहीं किया, ये थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं, दो मुल्क आपस में बात करेंगे। अच्छा, दो मुल्क आपस में बात करेंगे तो क्या चाइना की भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि यही वो वक्त है, क्योंकि इंडिया की देखें, इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है सारा कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो इसी दौरान रशिया और नेटो, रशिया और अमेरिका, आज रात को वेंडी शर्मन और रशियन
डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जी। वियना में उनको डिनर पे, हालांकि मुलाकात कल से होनी थी बाकायदा, लेकिन आज डिनर हो रहा है रात को, वो आज से शुरू हो रही है। कल फिर वो उनकी मीटिंग है, ठीक है, ब्रसल्स में, जेनीवा में, वियना में। ये कल परसों ये 3-4 दिन रशिया, अमेरिका, रशिया, नेटो, और इसमें नेटो की मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है जी। कि उसमें यूक्रेनियन ऑफिशियल्स को पहली दफा नेटो और अमेरिकन बिठा रहे हैं रशिया के साथ। ठीक है सर, यानी कि इस तरह से शो कर रहे हैं कि जैसे नेटो का रुकन है। और मैं सिर्फ एक यहां पे जी। बात करके मैं खत्म कर रहा हूं, ये बात जहन में रखें कि प्यूटिन के लिए यूक्रेन अहम है। वो यूक्रेन, वो ये बिल्कुल ऐसे ही है यूक्रेन में आके बैठना नेटो का, कि जैसे आप कहें कि जी, और प्यूटिन कुछ नहीं करेगा। प्यूटिन के लिए ऐसे ही आप कहें कि जी चाइना की फौज जो है वो जाके कनाडा में बैठ जाए, तो अमेरिका क्या करेगा? अब याद करें क्यूबा में क्या हुआ था। ये भाई क्यूबा में क्या हुआ था? क्यूबा में जब पूरी दुनिया में लड़ाइयां होती कुछ नहीं हुआ। कि क्यूबन क्राइसिस क्या था कि जी यहां सोवियत यूनियन आ रहा है, हमारे साथ आके बैठ रहे हैं, तो एकदम से मिसाइल क्राइसिस खड़ा हो गया था। ये वही सूरत हाल है प्यूटिन के लिए। प्यूटिन के लिए यूक्रेन में नेटो का आना बिल्कुल वही सिचुएशन है जो सिचुएशन अमेरिका ने कहा था कि क्यूबा में जो है यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। ठीक है सर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, नाजरीन ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए वेस्ट को इस वक्त कि प्यूटिन क्या कर सकते हैं, कोई भी गलत मूव नहीं करना चाहिए। मतलब इसको तरीके से मतलब हैंडल विद केयर। ठीक है सर, नाजरीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, 12 तारीख को जो मुतवक्के IMF का जायजा कमेटी का इजलास था वो मुलतवी हो गया है हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या डिले से, ताखीर से हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कोई नुकसान पहुंचेगा? नहीं, देखिए वो हम IMF के प्रोग्राम में हैं। मुझे इसकी मैं तो नहीं अभी कह सकता कि ये इजलास मुलतवी होने से, और 28 तारीख को हमने रिक्वेस्ट की है, तो क्या 28 को ही होगा या वो कोई और डेट देंगे कि किसी और तारीख को रखा जाए, उस तारीख को? क्योंकि ये डेट हमने ही उनको दी थी कि हम 12 तारीख तक सारे बिल्स अप्रूव करवा लेंगे। उन्होंने कहा था कि आपने ऑर्डिनेंस नहीं, इसको अप्रूव करवाना है। अब हम उनसे कह रहे हैं कि हम इसको 28 तारीख को आप रख लें, हम उस वक्त तक मंजूर करवा लेंगे। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या इसमें क्या सूरत होगी। हम प्रोग्राम में तो हैं, उन्होंने गालिबन मान भी ली है गुजारिश हमारी कि उन्होंने मुलतवी कर दिया उसको, उस इजलास को। लेकिन अब वो 28 तारीख को होगा, तो उससे पहले कैसे मामला चलेंगे? क्योंकि हम ही उनसे बार बार कह रहे हैं ना कि आप हमें पैसे दें। पैसे अभी उन्होंने मेरा ख्याल है दिए नहीं हैं, वो देंगे शायद इसके बाद जब भी शराइत पूरी हो जाएंगी। ठीक है जी, दूसरी केस, तो वो दूसरी केस उसके बाद आएगी। तो उस वक्त तक हमने हमारे पास ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया के अभी कॉम्प्लेक्स मामला है, इस पर कल देखते हैं कि क्या वजाहत आती है हुकूमत की तरफ से और क्या बताया जाता है। लेकिन ये कि वो अगर वो मिलने के लिए हमने बहुत सारे इकदाम तो कर लिए हैं। अब वो बिल जो है वो मंजूर होना था। अब अगर वो जून में अगला बजट आना है, तो ये अगर जनवरी के आखिर तक होता है तो फिर ये फरवरी में पैसे आएंगे हमारे पास। तो फरवरी में पैसे आएंगे तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि एकदम से वो हमें सारी शराइत भी उनकी पूरी करनी होंगी। तो फिर ये टैक्सेस क्या जो 340 के हैं अरब के, ये क्या फरवरी मार्च में जाएंगे, और ये तो फिर बजट का दिन होंगे। तो हुकूमत को ये सारी जो है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं वो बात एक रह गई थी, ये 1122 होता था। मुझे ये नहीं पता, ये हर एक नंबर याद है 1122। ये बना था परवेज इलाही साहब के दौर में, इमरजेंसी में हर एक को कि किसी वक्त कहीं से कोई कॉल करनी, तो ये 1122 पे कितनी कॉल्स गई होंगी। ये 1122 का कहीं कोई चेक करेगा? ये 1122 काम करता है? मुझे ये नहीं 1122 बड़े फाल होता था इमरजेंसी में, तो वो कहाँ पे है 1122? या वो भी वहां पर भी फोन करें तो यही जवाब आता है कि हम नून में से शीन निकाल रहे हैं फिलहाल और हमें डिस्टर्ब ना करें। मतलब या वो है कोई अदारा या वो भी चला गया कहीं। अब सवाल मसला ये कि सवाल पूछा किससे जाए, ये भी तो इशू है ना। ये सवाल पूछा किससे जाए? डॉक्टर साहब, जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को रिपोर्ट पेश की गई, उसके मुताबिक इंतजामिया बर्फानी तूफान के थमने के बाद हरकत में आई। मैं इतना
मतलब मुझसे उस्मान बुज़दार साहब का मैं मतलब बस मरी में थे आज डॉक्टर साहब उस्मान बुज़दार साहब। उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, और वो उनका भी। और आपको पता है उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो तो एक तरह से डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। जी। मतलब आप कुछ जो मतलब बस छोड़ दें। उस्मान बुज़दार साहब आज ना भी जाते तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। उस्मान बुज़दार साहब जब तक सूरज चांद रहेगा बुज़दार साहब का नाम रहेगा, बस। ठीक है, लेकिन सूरज गरूब भी हो जाते हैं एक वक्त पे। अच्छा, चांद को गर्म भी लग जाता है, ये भी चांद को ध्यान में रखना चाहिए, और सूरज को भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, छोड़ें इन बातों को, बात वहां की जाए जिन्हें फायदा हो कोई। ये जो मैंने आपसे बात की ना कि अच्छा, दो तीन इवेंट्स ऐसे हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक तो मैंने बात की कि यूक्रेन का जरा ये नक्शा देखें। ये बड़ा, ये हमारे बिल्कुल साथ है ना। ये यूक्रेन, आप यूं समझ लें, यूक्रेन, रशिया, काजाकिस्तान, इंडिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ये सारा, और ये सारा का सारा एक है। मतलब जहन में अमेरिका क्या आता है, क्योंकि अमेरिका की जो पिछले 250-300 साल तक फॉरेन पॉलिसी रही है वो यूरोप ओरिएंटेड रही है। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बना आपका, ये यूरोप ओरिएंटेड था। पहली जंग में लोग भूल जाओ, जापान नहीं, जर्मनी याद रहता है। जर्मनी, नाजी, हिटलर, जर्मन उससे पहले पहली जंग अजीम, उससे पहले अमेरिका कैसे बना, ये सारा किस्सा यूरोप का है। ठीक है, कॉलोनियल पावर्स बन रहे हैं सारा इसमें। तो वो पूरा का पूरा यूरोप प्रायोरिटी रहा है हमेशा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के से पहले यूरोप प्रायोरिटी था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्योंकि तेल निकलाया तो ये मिडिल ईस्ट और ये भी सारा प्रायोरिटी बन गया। अफ्रीका की प्रायोरिटी ये थी कि वहां से गुलाम जाते थे, ठीक है, और जहाज रुकते थे वहां पे। अच्छा, उसके बाद अब पिक्चर उलट गई है। अब यूरोप है नीचे तीसरे नंबर पे, और सबसे ऊपर आ गया एशिया। ठीक है, एशिया से मुराद मिडिल ईस्ट, एशिया से मुराद जिसको अमेरिकन एशिया कहते हैं, यानी साउथ ईस्ट एशिया, या ये सारा जो चाइना से रिलेटेड। अच्छा, अब मसला ये है कि वो ये ऊपर आ गया सबसे, और यूरोप नीचे है। तो नेटो जो है, कभी ऐसा हुआ नहीं है अमेरिका में, मतलब अमेरिका की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के लोग ही यूरोप है ना सारा। फिर कोलंबस आ गया उठ के वहां से, तो जर्मन आ गए, तो लड़ाइयां हो गई आपस में, सिविल वॉर हो गई, यूरोप ओरिएंटेड है पूरा। अब उसमें पहली दफा ऐसा हो रहा है कि वो पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रहा है कि एक मिनट ठहर जाए, पहली प्रायोरिटी चाइना है, एशिया है। तो अब नेटो, यहां पर नेटो को भी रखना है साथ इस मरहले पे, और ये इसी हफ्ते डिसाइड हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन में, कि क्या नेटो को प्यूटिन डिवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि प्यूटिन के पास जो है वो जाहिर है गैस पाइपलाइंस, तिजारत, लैंड, वैक्सीन, ये सारी की सारी जो है, तो मतलब चेन सप्लाई तो ज्यादा आम हो गई है ना, कि आप भरोसा नहीं कर सकते। याद करें, सबसे पहले कोविड फैल गया था क्रूजेस के अंदर, शिप्स के अंदर, तो सड़कों पे, ये तो मेनलैंड है ना आपस में, यूरेशिया एक ही मेनलैंड है ना बड़ा सा, तो यूरोप और एशिया तो आपस में मिलते हैं। गाड़ी में बैठे, चीन से शुरू करें तो आप पहुंच जाएंगे नीदरलैंड तक गाड़ी में बैठ के। तो इशू ये है कि यहां पर, अच्छा नक्शा अगर देखें यूक्रेन का, ये वाला नक्शा जो मैं कह रहा था, तो यूक्रेन दो हिस्सों में है। ये बुनियादी बात है बड़ी। एक उसका हिस्सा जो वेस्टर्न यूक्रेन है, वो वहां पर जितने इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर प्रो वेस्ट हैं, और ये जो दूसरा इलाका है जो ईस्टर्न यूक्रेन है, यहां पे ज्यादा वोट डाले जाते हैं जो लोग प्रो रशियन है। मैं बड़ी महदूद, इसी को ये आप देख लें, ये यानी यूक्रेन एक तरह से दो हिस्सों में है। वो लिसानी यूक्रेनियन बोली जाती है, ये रशियन बोली जाती है। ठीक है, ये जो इलाका है, ये वो इलाका है जन डोंबास और क्रेमिया और ये सारा यहां रशियन, और वो इलाका है जिसके बारे में वो रिपोर्ट छपेंगे, वहां पे असला पहुंचा दिए सेपरेटिस्ट को, और वो सारा बीच में। तो इसलिए ये वहां पर ये एथनिक ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आप देखें ज्यादातर जो ब्लू है वो यूक्रेनियन, एथनिक यूक्रेनियन, और उसके बाद अगर येलो पे चले जाएं तो रशियन स्पीकिंग। तो ये यूक्रेन असल में ऐसे एक डिवीजन उसमें है एथनिक बेसिस पे। तो एक तो बात ये हो गई। तो ये भी एक आइडिया दरमियान में चला था कि यूक्रेन को स्प्लिट क्यों ना कर दिया जाए, ये वेस्ट का आइडिया था। अच्छा। या ये कुदरती उनका आइडिया था कि दो हिस्सों में कर दिया जाएगा। प्यूटिन किसी सूरत,
ये जो होते हैं ना सैंक्शंस, अभी बात हो रही सैंक्शंस लग जाएंगी, स्विफ्ट पे पाबंदी हो सकता है लगे, उसका फायदा हो नुकसान हो, लेकिन कौमें सैंक्शंस, जब सलामती का इशू आता है ना, सैंक्शंस को कुछ नहीं होती सैंक्शंस, कौमें न्यूक्लियर बना लेती हैं सैंक्शंस में, इमर्ज होती हैं, इमर्ज होती हैं सैंक्शंस, पाबंदियों में ही ये कुछ नहीं होता। मैंने आपसे कहा ना कि ये क्या कितना, चाइना पे पाबंदियां लगी हुई हैं तो चाइना के रुक गया, ईरान पे पाबंदियां लगी हुई हैं, ईरान रुक गया, हम पे पाबंदियां, हम रुक गए थे। तो पाबंदियां लगना हल नहीं होता। बिल्कुल सर। इशू ये होता है कि यहां पे डिप्लोमेसी कितना काम करती है। और आखिरी बात, अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी, उनका पहला दौरा जो तालिबान हुकूमत का, उनका पहला दौरा ईरान का हुआ है। अच्छा, सही। और वहां पर उनकी मुलाकात हुई है अपने हम मनसब से, हाई लेवल वफूद पे और मुख्तलिफ मामला। ठीक है डॉक्टर साहब, कल बात करेंगे कि क्या अहम मामला थे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।